अपन पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास ग्रंथों की चर्चा कर रहे थे। एक इतिहास ग्रंथ अपना कंप्लीट भी हो चुका है और आज अपन दूसरे इतिहास ग्रंथ की चर्चा करेंगे। देखिए, जो दूसरा इतिहास ग्रंथ है वो है कौन सा है? इसके जो लेखक थे दूसरे इतिहास ग्रंथ के वो थे शिव सिंह सेंगर। यानी शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम था शिव सिंह सरोज। देखिए, अब शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, ठीक है। अब देखिए कि इसकी जो भाषा थी, जो इसकी भाषा थी वो थी हिंदी। कौन सी थी? हिंदी। जो इसकी भाषा थी वो थी हिंदी। जो इसका प्रकाशन वर्ष, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ या शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना किस वर्ष में की, उत्तर आएगा 1883 ईस्वी। यानी इस ग्रंथ का जो प्रकाशन था वो 1883 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब अपन बात करें, देखिए इसकी भाषा, अपन इससे पिछला जो ग्रंथ पढ़ा था गाथा ततासी का, उसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच। लेकिन इसकी भाषा क्या है? हिंदी। अब देखिए इसको समझिए, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर आएगा गाथा ततासी का जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो। लेकिन इस्तावर दल्ला लेत्रुता एंदुई हिंदुस्तानी, ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। लेकिन जब ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का पहला साहित्य इतिहास कौन सा है, तो आप इसमें क्या उत्तर देंगे? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, ठीक है। अब अपन बात करें कि यानी हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का पहला साहित्य इतिहास। अब देखिए कि इसके प्रकाशन वर्ष की चर्चा कर चुके हैं, इसके भाषा की चर्चा कर चुके हैं, इसके ये। अब इसमें जो कवियों की संख्या, देखिए कवियों की संख्या कितनी थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। कवियों की संख्या थी 1000। कितनी थी? 1000। इसमें कुल कवियों की संख्या थी 1000। तो ये मोटा मोटा हो गया भाई साहब। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ की रचना की, इसकी भाषा हिंदी थी, इसका प्रकाशन वर्ष 1883 था और इसकी कवियों की संख्या 1000 थी, ठीक है। और हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का पहला साहित्य इतिहास। ये तो हो गई साहब इसकी मूल रूप की विशेषताएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें दोष क्या क्या थे, इन दोषों के ऊपर चर्चा करें। तो देखिए, एक तो कालखंड एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। कालखंड एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया, ठीक है, नहीं किया गया। कालखंड और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। और इसमें जो दूसरा इसका दोष है, शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज का जो दूसरा दोष है वो है कि ये जो इतिहास ग्रंथ है वो वर्ण अनुक्रमिक पद्धति पर क्या था? आधारित था। दो इसके दोष है कि मतलब वर्णानुक्रमिक पद्धति पर यह आधारित था और इसमें कालखंड और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। ये अपना शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज कंप्लीट हो चुका। अब तीसरे इतिहास ग्रंथ की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो ये तीसरा इतिहास ग्रंथ है वो लिखा, किसने लिखा तीसरा इतिहास ग्रंथ? जॉर्ज ग्रियर्सन।
किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा लिखा इतिहास ग्रंथ? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, है ना, लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, ठीक है, ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने इतिहास ग्रंथ लिखा। अब बात करते हैं इसकी भाषा कौन सी थी, यानी ये किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने अपना जो इतिहास ग्रंथ था वो अंग्रेजी में लिखा। किसमें लिखा? आपको पूछा जाए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया, उत्तर आएगा अंग्रेजी। अब इसके प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं। प्रकाशन वर्ष यानी इसका प्रकाशन कब हुआ वो देख लीजिए। प्रकाशन वर्ष देखिए, प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी कब किया गया? 1888 ईस्वी। देखिए एक पश्चिम बंगाल की एक संस्था है, पश्चिम बंगाल की एक संस्था है जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। इसने क्या किया? पश्चिम बंगाल की एक संस्था थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके द्वारा ये 1888 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। अब तथा ये स्वतंत्र रूप से क्या हुआ? स्वतंत्र रूप से 1889 ईस्वी, ठीक है, 1889 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। ये इसकी मोटी बात हो गई कि जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने कौन सा लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसकी भाषा कैसी थी? अंग्रेजी थी। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा था? 1888 ईस्वी था, है ना। अब ये कब प्रकाशित हुआ? तो पश्चिम बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा ये 1888 में प्रकाशित किया गया, जबकि स्वतंत्र रूप से ये 1889 में प्रकाशित हुआ। अब अपन बात करें मूल रूप से इसके योगदान, क्या करेंगे? मूल रूप से इसके योगदान, मतलब इसने क्या क्या योगदान दिया, इस ग्रंथ ने क्या क्या योगदान दिया। योगदान की चर्चा करते हैं। योगदान, अब देख लीजिए योगदान की पहली चर्चा है कालखंड एवं नामकरण का प्रथम प्रयास, यानी ये पहला इतिहास ग्रंथ था जिसमें कालखंड एवं नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया, ठीक है। दूसरा इसमें बात करें संपूर्ण साहित्य, क्या किया गया? संपूर्ण साहित्य को 11 कालखंडों में, कितने? 11 कालखंडों में बांटा गया, ठीक है। संपूर्ण साहित्य को 11 कालखंडों में। अब बात करें भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी। देखिए तीसरी विशेषता देखिए इसकी कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने भक्ति काल को किसकी संज्ञा दी थी? भक्ति काल को स्वर्ण युग की, किसकी? स्वर्ण युग की संज्ञा दी, ठीक है। आगे अपन चर्चा करें। चौथा हो गया जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? उत्तर आएगा जॉर्ज
ग्रेजुएशन। कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, उत्तर आएगा भक्ति काल। ठीक है, अब बात करते हैं तुलसीदास की। देखो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इसमें देख लीजिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू चल रहे हैं इस समय, आते हैं हर एग्जाम में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास, इसको तुलसीदास को बुद्ध के बाद, किसके बाद, बुद्ध के बाद भारत का, बुद्ध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवतार माना है, दूसरा सबसे बड़ा अवतार माना है। पूछा जाता है साहब, अवतार माना है, हर बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा अवतार माना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, है ना। बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार किस कवि को माना जाता है, तुलसीदास। अलग अलग टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हमें अगर ये चीज याद है तो अपन को कहीं से भी घुमा के पूछ लेगा, अपन उसका आंसर आराम से दे देंगे। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, एक और इसकी विशेषता है, इसकी 2-3 विशेषताएं और हैं, वो भी देख लीजिए कि इसमें पहली बार आदिकाल को चारण काल, क्या नाम दिया गया, आदिकाल को चारण काल नाम दिया। किसने दिया था आदिकाल को चारण काल नाम, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दिया, जॉर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तो कराया जॉर्ज ग्रियर्सन। अब देखिए इसके संबंध में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चारण का नाम तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी दिया है। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 2 कालों में बांटा है, एक चारण का, दूसरा संधि का। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर रूप से अगर आपको पूछा जाए, ऑप्शन में आए कि चारण काल नाम किसने दिया है, तो अगर ऑप्शन में केवल जॉर्ज ग्रियर्सन हो तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर दोनों आ जाए, कि जॉर्ज ग्रियर्सन भी आ जाए और वो भी, तो पहले आप किस पर टिक करोगे, तो पहले आपको अगर दोनों है तो जॉर्ज ग्रियर्सन पे, अगर दोनों नहीं है, दोनों इसमें से जॉर्ज ग्रियर्सन साथ नहीं है, केवल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई। अब अपन इसकी दो चीज, इसके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। 5 हो गया, इसके जल्दी दोष देख लीजिए, इसके दोष देख लीजिए। एक तो मनमाने ढंग से, क्या किया गया, मनमाने ढंग से काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास, काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया गया, नामकरण का प्रयास किया गया। ठीक है, किया गया। और दूसरा है ये जो है वो काल अनुक्रमिक पद्धति पर, किस पर, काल अनुक्रमिक पद्धति पर आधारित। ठीक है, अब देखिए पहला और दूसरा, कालानुक्रमिक पद्धति पर आधारित था, मनमाने ढंग से काल विभाजन नामकरण 11 कालखंडों में बांट दिया है। और दूसरा कालानुक्रमिक में समझा चुका हूँ, एक समय जन्म हुआ तो कवियों का चाहे किसी भी पद्धति पर लिख रहे हो, लेकिन अगर जन्म एक समय है तो एक ही कालखंड में उनको रख दिया गया, वो कालानुक्रमिक है। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, वो वही। अब आज यही जॉर्ज ग्रियर्सन तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मिस्र बंधुओं के बारे में आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अभी तक हिंदी साहित्य के बारे में कुछ नहीं जानते उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास हो सकती है। आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। मतलब ये हिंदी साहित्य का एक बेसिक नॉलेज है। आपको हिंदी साहित्य के गूढ़ अध्ययन करने के लिए पहले इन चीज़ों से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जैसे ही मेरा वीडियो आए है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, है ना। तो जल्दी से जल्दी
आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन का दबा लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।